स्टूडेंट्स, कल हम मिले थे, सेल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, उसमें हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, उसमें कि साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी थी, हर साइंटिस्ट ने अपनी अपनी एक अलग बात की हुई थी। और उसके अलावा हमने क्या किया था, उसके बाद यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने वायरस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आप सब ने वो वीडियो देख ली होगी। तो अगर वो सब आपने समझ लिया है तो उसके बाद हम आज आगे चलते हैं। देखो, आज हम क्या बात करेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक सेल के साइज के बारे में, कि हर एक बॉडी में जो सेल का साइज होता है, क्या वो एक पर्टिकुलर होता है, कि मतलब हर एक बॉडी में जो सेल का साइज है वो हमेशा सेम ही होता है या अलग अलग होता है। मतलब मेरी बॉडी का जो सेल है वो उसका साइज क्या है, या एक बैक्टीरिया की बॉडी का जो सेल है उसका साइज क्या है। तो जो बॉडी मतलब किसी की भी एक बॉडी का सेल उठा लेते हैं, मतलब हमारी यहाँ पे सबसे जो छोटा सेल है, हमारी बॉडी के सेल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये जो सबसे छोटा सेल माना गया है अभी तक का, दैट इज PPLO, उसका जो साइज है वो क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर। ये PPLO क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटा सेल है क्योंकि इसका साइज क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी में, या फिर चलो जैसे सबसे छोटा सेल ये बात कर ली कि दैट इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट सेल, है ना, ये तो छोटा सा सेल हो गया। अगर मैं बात करूं कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा माना गया है, दैट इज नर्व सेल। नर्व सेल कौन सा, और उसका साइज क्या है, वो क्या कहाँ तक होता है, 1 मीटर तक होता है। जैसे कि जैसे मैं बोल रही हूँ, या मैं यहाँ लिख रही हूँ, या मैं इधर उधर मूव कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो ब्रेन है वो मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहा है। मेरा ब्रेन से मुझे सिग्नल मिल रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे यहाँ से मूव करना है, या मेरे ब्रेन से मुझे सिग्नल मिल रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे करके लिखना है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो सारे की सारी नर्व्स आपस में काम कर रही है ना, ये पहले पढ़ा होगा कहीं पे, या नहीं तो चलो हम यहाँ पे अब आगे पढ़ेंगे। तो बॉडी की जो नर्व सेल है वो सबसे बड़ी है, और छोटी सेल कौन है, PPLO, एक ऑर्गेनिज्म है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसका साइज क्या है, 0.3 माइक्रोमीटर। और अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं तो वो कौन सी है, नर्व सेल, जिसका साइज क्या है, 1 मीटर तक। और अगर मैं एक बैक्टीरिया की सेल की बात करूं, एक जस्ट बैक्टीरिया, उसका साइज क्या हो सकता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। मतलब डिपेंड करता है, किसी भी बैक्टीरिया का साइज फिक्स नहीं हो सकता। कोई बैक्टीरिया 3 माइक्रोमीटर का होगा, 3.5, 4, 4.25, मतलब जैसे भी करके 3 to 5 माइक्रोमीटर तक का उसका साइज हो सकता है। अगर मैं ह्यूमन के रेड ब्लड सेल की बात करूं, ह्यूमन रेड ब्लड सेल, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा 7.0 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो अगर मैं सारे के सारे सेल की, कल मैंने बात करी थी ना कि जो सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, हर एक साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। तो वैसे ही अगर सेल के साइज की बात करें, आपकी NCERT में दिया होगा एक छोटा सा टॉपिक कि जो सेल का साइज है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग साइज का हो सकता है, मतलब फिक्स नहीं होता, किसी में किस साइज का है, किसी में किस साइज का है। तो उसी बेस पे मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कहीं पे MCQs, तो स्मॉलेस्ट सेल में कौन सी चीज आपने टिक करनी है, दैट इज PPLO, और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, नर्व सेल। बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर हो सकता है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल का साइज कितना हो सकता है, 7.0 माइक्रोमीटर। इसके बाद आपके NCERT में क्या दिया हुआ है, ये तो हो गया सेल का साइज की बात हो गई है ना। यहाँ मैं बात कर रही हूँ सेल के शेप की। सेल शेप फिक्स जो है वो कभी भी नहीं होता, सेल शेप हमेशा अलग अलग होगी। जैसे किसी भी शेप, अगर मैं जस्ट इसी की बात करूँ, रेड ब्लड सेल की बात करूँ, रेड ब्लड सेल, हमें ये पता है कि रेड ब्लड सेल जो है हमारी बॉडी में कौन बना रहा है, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल कौन बनाता है, बोन मैरो बना रहा है। बोन मैरो में से RBC प्रोड्यूस हो रहे हैं, RBC प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो ये आर्टरीज है, कोई भी आर्टरी या वेन है, ये रेड ब्लड सेल क्या है, यहाँ से मूव करता है। अब इतनी बात सबको पता होगी, हमेशा से सुनी होगी, या नहीं सुनी होगी तो अब सुन लो कि रेड ब्लड सेल की जो शेप होती है वो शेप क्या होती है, दैट इज बाइकनकेव शेप। बाइकनकेव शेप का ये सेल होता है, और सेल का साइज क्या है, 7.0 माइक्रोमीटर।
ये जो बाइकनकेव शेप है वो स्फेरेटिन नाम के प्रोटीन की वजह से होती है। मतलब अगर तो स्फेरेटिन नाम का प्रोटीन जो है वो बॉडी में बन रहा है या ब्लड में बन रहा है तो आरबीसी की जो शेप बाइकनकेव बनेगी तो वो प्रॉपरली बन जाएगी। मतलब अगर स्फेरेटिन प्रोटीन बन रहा है तो बाइकनकेव शेप बन जाएगी। बाइकनकेव शेप कैसी होती है? कुछ ऐसी सी शेप है, ये ऐसी सी शेप है। तो क्या होता है, जैसे होता है ना कि मतलब ऐसे ऐसे घूम घूम के मतलब कुछ ऐसे ऐसे, ये बीच में से तो ब्रॉड नहीं होगा, साइड से ब्रॉड होगा, तो वो क्या करता है ऐसे घुस के, फ्लेक्सिबिलिटी सी होती है उसमें, वो ऐसे बार बार ऐसे ऐसे हो के ऐसे चल के और उसमें पूरी की पूरी वेन में से क्रॉस कर जाता है। ये पूरी वेन में से ऐसे क्रॉस कर गया, पूरी वेन में से ऐसे क्रॉस कर गया। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है बाइकनकेव वो बहुत ही फ्लेक्सिबल सी होती है, मतलब बीच में से वो थोड़ी नैरो सी होती है और वो नैरो शेप वहां से क्रॉस कर गया। लेकिन अगर स्फेरेटिन नाम का प्रोटीन नहीं बना, मतलब अगर उसके बॉडी में या ब्लड में स्फेरेटिन प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हुई तो बाइकनकेव शेप नहीं बनेगी। बाइकनकेव शेप नहीं बनेगी तो शेप क्या बन जाएगी वहां पे? सिक्कल सेल की सिक्कल शेप बन जाएगी। सिक्कल सेल कैसी होती है? सिक्कल ऐसी होती है। अब सिक्कल ऐसी बन जाएगी, इसका मतलब क्या है कि ये जैसे ये आर्टरीज या कोई भी वेन है तो यहाँ पे क्या है, ये जो सेल होगी ऐसे चली जाएगी। अब सेल इसमें ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल अपने आप से ऐसे ऐसे जो मूव करनी थी वो तो नहीं करेगी, क्योंकि ये वाली जो सिक्कल शेप है ये तो दोनों साइड से क्या है? पॉइंटेड है। पॉइंटेड है, इसका मतलब क्या है? ये एक साइड पे आके फंस जाएगी, मतलब वहां पे ना पूरी तरह से एक्यूमुलेट हो जाएगी, वो क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब एक बात है, अगर क्लॉट्स बनने शुरू हो गए, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स या कोई भी ब्लड वेसल है, अगर यहाँ से ब्लड पूरी तरह से मूव कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली चल रहा है। लेकिन अगर वो सही से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहां पे क्लॉट्स बनने शुरू हो गए, मतलब वहां पे तो ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो गया। इकट्ठा क्यों होना शुरू हो गया? क्योंकि वो सही से सर्कुलेट हो ही नहीं पा रहा था। और सर्कुलेट क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि सर्कुलेट वो सिर्फ इसलिए हो सकता है कि अगर उसकी शेप कौन सी होगी? बाइकनकेव शेप होगी। बाइकनकेव शेप कौन बनाएगा? स्फेरेटिन प्रोटीन। तो मैं सर्कुलेशन पर नहीं चली गई हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैम तो सर्कुलेशन सिस्टम पे चले गए हैं। नहीं, मैं बात किसकी कर रही हूँ? सेल शेप की। कि मतलब हर एक चीज जो है उसकी अलग अलग शेप तो है ही, और वो शेप जो है कुछ चीजों पे भी डिपेंड करती है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो शेप है एक बार ये बन गई तो भाई साहब ये शेप जो है ये फिक्स हो गई, अब हमेशा मैडम ने बोल दिया ये होता है तो मतलब यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो स्फेरेटिन नाम का प्रोटीन है तो बाइकनकेव शेप है, नहीं तो कोई और शेप बन जाएगी, कोई और शेप बन जाएगी, तो फिर क्या है, सारा हमारा कबाड़ हो गया है यहाँ पे। वैसे ही WBC है, अगर मैं WBC की बात करूँ, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसकी भी बहुत सारी शेप्स होती हैं, इसलिए WBC की बहुत सारी शेप को हम क्या भी बोल देते हैं? पॉलीमॉर्फिक बोल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पॉलीमॉर्फिक, पॉली मतलब बहुत सारा, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, मतलब अगर एक से ज्यादा, वन और मोर, या फिर मैं लिख देती हूँ टू और मोर, अगर किसी सेल की एक से ज्यादा शेप हो तो हम उसको ये बोल देते हैं कि दैट इज पॉलीमॉर्फिक। मतलब एक ही सेल की एक ही शेप है, मतलब क्या हुआ कि उस सेल की एक ही मॉर्फोलॉजी है। बट इस सेल की क्या है, WBC व्हाइट ब्लड सेल की बहुत सारी शेप हो सकती हैं, बहुत सारी मॉर्फोलॉजी हो सकती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था? दैट इज पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात सिर्फ इतनी करी है कि जो सेल है, सेल कल हमने बात जो कर ली थी कि सेल ऐसा 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 होता है, आज हमने सिर्फ इतनी बात करी है कि सेल का जो साइज है वो कैसा हो सकता है, मतलब जो छोटी सेल है वो किस में हो सकती है, या जो सबसे बड़ी सेल है वो किस में हो सकती है, या जो एक बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का जो साइज है वो कैसा सा हो सकता है। और उसके बाद जो शेप है वो एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, हर एक सेल में, हर एक बॉडी में जो अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है उनकी शेप हमेशा अलग अलग होगी, कभी भी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है जी। बार अगर मैं आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने बोला था कि हम कल कहाँ पे मिलेंगे दोबारा फिर से आके, हम आज मिल रहे हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक पे। ठीक है जी, तो अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बात करनी है आज प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब मैंने कल क्या बताया था, दैट इज बिफोर, और कैरियोटिक सेल, सेल तो ये हो गया,
और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। मतलब मैं ये बात कर रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें अभी तक न्यूक्लियस जो है वो डेवलप नहीं हुआ, मतलब उसमें न्यूक्लियस अभी तक नहीं है। इस पे इंक खत्म है, एक सेकेंड। ये जो इसमें बिफोर न्यूक्लियस है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो है अभी तक डेवलप नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कौन सा सेल होता है, काफी स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं इसको। स्मॉलेस्ट सेल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पूरी तरह से डेवलप ही नहीं है। मतलब इसका साइज मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2 to 6 माइक्रोमीटर तक इसका साइज हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल का। अब इसका साइज भी छोटा है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं है। और आपने क्या है 9th क्लास में बहुत सारी ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा होगा। कैसी ऑर्गेनेलिस, जैसे आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा, या फिर गोल्जी अपरेटस के बारे में सुना होगा, या लाइसोसोम के बारे में सुना होगा, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनेलिस के बारे में सुना होगा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, ये सारी की सारी ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनेली की बात किया मैंने, इसलिए यहाँ लिख देती हूँ गोल्जी अपरेटस। आप लोग नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो क्या होगा कि एंड ऑफ द चैप्टर आपको ये नहीं रहेगा कि यार फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था, सेकंड वीडियो में क्या पढ़ाया था, मतलब ऑब्वियसली याद नहीं रहेंगी चीजें। तो जैसे जैसे मैं टाइम दे देती हूँ कि हाँ यहाँ पे ये नोट कर लो, तो आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बाद में आप लोग नोट करें। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस या लाइसोसोम, ऐसी कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। ऊपर से ये बात करिए कि न्यूक्लियस तो पहले से ही बात कर ली कि इसमें नहीं होता, ठीक है। अब मैं बात ये कर रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा ऐसा होता है। चलो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, एक तो पीपीएलओ हो सकता है, या माइकोप्लाज्मा हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है। ये 3-4 इसके एग्जाम्पल जो आप याद रख लेना। ये हो गए इसके एग्जाम्पल, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। चलो अब ब्लू ग्रीन एल्गी की बात शुरू हुई है तो मैं आप लोगों को ब्लू ग्रीन एल्गी की बात बताती हूँ। वास्तव में तो पता क्या होता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, वो क्या है, इसको बोलते हैं एक मिसनोमर बोलते हैं। मिसनोमर का क्या मतलब होता है, एक रॉन्ग नेम। वास्तविक जो इसका नाम है वो मतलब गलत नाम है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जैक्टली जो ये है ब्लू ग्रीन, वो एल्गी है ही नहीं, वो क्या है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया मतलब कौन सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। साइनो यहाँ पे क्या है, ब्लू, मतलब ब्लू कलर का ये एक बैक्टीरिया है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी जो है दैट इज मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब क्या है कि मतलब ये क्या है, एक रॉन्ग नेम है। एग्जैक्टली ये क्या होता है, एक साइनोबैक्टीरिया, मतलब ये एक बैक्टीरिया होता है जो ब्लू कलर का है। अब वो ब्लू कलर का बैक्टीरिया जो है, इसने फर्स्ट टाइम पे, बिल्कुल फर्स्ट टाइम पे इसने क्या किया था, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया था, ऑक्सीजन प्रोड्यूस की थी। मतलब उससे पहले जो था अर्थ पे इनफ ऑक्सीजन नहीं थी। मतलब मैं ये बात कर सकती हूँ कि उससे पहले क्या था, एक रिड्यूसिंग अर्थ हुआ करती थी, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी। तो रिड्यूसिंग अर्थ को ऑक्सीजेनिक अर्थ बनाया किसने, ऑक्सीजेनिक अर्थ किसने बनाया, इसने, साइनोबैक्टीरिया ने। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ने फर्स्ट टाइम, बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया था। ये एक बैक्टीरिया है जो ब्लू कलर का है, इसने फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया, इसलिए वहां पे रिड्यूसिंग अर्थ से ऑक्सीजनिक अर्थ बन गई। क्योंकि उससे पहले क्या हुआ करता था, उससे पहले अर्थ पे इनफ अमाउंट नहीं था ऑक्सीजन का। जब साइनोबैक्टीरिया आया, साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया। ये लगा लो कि ये 5 स्टार वाला पॉइंट है जो कि कभी भी तुम्हें कहीं पे भी आके अटक सकता है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में या कहीं पे भी आके। तो इसको नोट कर लीजिए। मैंने ये बात करी है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक एग्जाम्पल आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। वास्तविकता में ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जैक्टली वो एल्गी नहीं होती, वो एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू कलर का बैक्टीरिया। वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। उससे पहले अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए उसके आने के बाद ऑक्सीजनिक अर्थ बन गई थी, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, तो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चलते हैं। आगे मैं बात कर रही हूँ प्रोकैरियोटिक सेल के एनवेलप की। मतलब जैसे ये एक सेल है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक एनवेलप भी होगा,
कोई ना कोई तो एनवेलप होता ही है, ठीक है। एनवेलप किस चीज का बना हुआ है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्या एग्जांपल दूं कि हाँ देखो, एक बाल्टी है, बाल्टी में कभी तुमने नोटिस किया होगा कि बहुत टाइम से पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, पानी पड़ा हुआ है और तुमने इसमें ना एक मग भी डाल दिया है, ठीक है, ये मग है, ये मग इसमें बहुत दिन से पड़ा हुआ है, 3-4 दिन से, मतलब अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो मम्मी से पूछ लेना कि ऐसा होता है या नहीं होता, या खुद ट्राई कर लेना। एक बाल्टी, उसमें पानी पड़ा हुआ है 3-4 दिन से, और या फिर उस बाल्टी में जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर एक मग भी पड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, 3-4 दिन बाद जब आप लोग उठाओगे उस बाल्टी को, मतलब यहाँ तक पानी भरा हुआ था ना, तो इस यहाँ पे यहाँ तक इतनी वाली, मतलब इसके इन साइड पे इतनी 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 यहाँ तक, और ये मग की आउटर लेयर यहाँ पे क्या होगा, एक स्टिकी लेयर बन जाएगी, इसके भी आउटसाइड पे, इसके भी आउटसाइड पे, यहाँ पे एक स्टिकी लेयर प्रोड्यूस हो जाएगी। स्टिकी लेयर क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, बैक्टीरिया जो है एक्यूमुलेट हो गया, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गया। तुमने क्या करना है, यहाँ पे इस चीज को नोटिस करना कि 3-4 दिन तक किसी जगह पे पानी रखना, पानी रखने के बाद तुमने क्या देखना है कि जो जिस जगह जितने एरिया में पानी था उतने एरिया में क्या हुआ कि स्टिकी लेयर बन गई, मतलब वो स्टिकी लेयर को मैं यहाँ पे रिलेट कर रही हूँ किसी चीज से, इस चीज से कि इसका एनवेलप किस चीज का होता है। इस स्टिकी लेयर को मैं रिलेट कर रही हूँ ग्लाइकोकैलिक्स से, किससे, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स एक बहुत ही स्टिकी लेयर है, स्टिकी लेयर, बहुत ही स्टिकी लेयर। ये स्टिकी लेयर क्या करती है, इसके पास एक एबिलिटी होती है, कौन सी एबिलिटी, बैक्टीरिया होल्डिंग, मतलब एक अगर लेयर वहां पे होगी तो उसके पास बहुत सारे बैक्टीरिया होल्ड करने की कैपेसिटी है। अब बैक्टीरिया अगर वो होल्ड कर लेगी तो इसका मतलब क्या है, वहां पे बहुत सारा इन्फेक्शन इकट्ठा कर सकती है, मतलब अगर एक सेल है उसका एनवेलप ग्लाइकोकैलिक्स है तो इसका क्या मतलब है कि मतलब वो बहुत ही चिपचिपा सा है, बहुत सारे बैक्टीरिया को वो एक्यूमुलेट कर सकता है। सोचो अगर उस सेल के कांटेक्ट में हम लोग आ गए तो क्या होगा, वो सारा का सारा बैक्टीरिया हमारे कांटेक्ट में आ जाएगा, हमारे कांटेक्ट में क्या होगा, तो डेफिनेटली हमारे कांटेक्ट में आने से क्या होगा, एक इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बात ये हो जाती है कि अगर एक सेल पे ग्लाइकोकैलिक्स है, एक सेल के एनवेलप पे ग्लाइकोकैलिक्स है, मतलब उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रखा है, बहुत सारा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रखा है, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उसको किल करना, ठीक है, डिफिकल्ट टू किल, या फिर उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए थे बैक्टीरिया, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो बहुत ज्यादा स्टिकी लेयर होती है। अब स्टिकी लेयर पे मैंने बताया कि स्टिकी लेयर जो है वो स्टिकी लेयर क्या करती है, स्टिकी लेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वो एक्यूमुलेटेड जो बैक्टीरिया होंगे ऑब्वियसली वो हमारे लिए अच्छे नहीं थे, तो जैसे ही हम लोग उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग को इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि हम की कभी हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, तो हॉस्पिटल जाने के बाद नॉर्मली हम हॉस्पिटल जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, किसी चीज का इलाज करवाने जाते हैं। ऐसा कभी होता है कि हॉस्पिटल जाने की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया, बिल्कुल ऐसा होता है। एक नाम होता है नोजोकोमियल, नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन किसकी वजह से हो जाता है, वो भी इन्फेक्शन ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से हो जाता है। नोजोकोमियल जो इन्फेक्शन है ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में बेड होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, या फिर कोई भी वाटर बॉडी होती है, मतलब वाटर कूलर होता है, या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज, तो वहां पे क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है उसके कांटेक्ट में पूरा दिन आते हैं, क्योंकि अब इन चीजों को, बेड पे कौन लेटा हुआ है, पेशेंट लेटा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर पे क्या कर रहे हैं डॉक्टर, पेशेंट को भी हाथ लगा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर को भी लगा रहा है, वाटर कूलर में पेशेंट के लिए ही पानी लेके बार बार जाया जा रहा है, या मतलब जो भी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या है, बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है बैक्टीरिया। और अगर जो वहां पे बंदा गया हुआ है वो ठीक भी है तो भी क्या होगा, हम लोग उसके कांटेक्ट में तो आ गए, हम उसके कांटेक्ट में आ गए तो हमें क्या हो जाता है, नोजोकोमियल नाम का इन्फेक्शन, जो कि कहाँ से होता है, हॉस्पिटल से होता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ प्लीज उसे नोट कर लीजिएगा।
अपने नोट्स बना लेना और इस वीडियो को ध्यान से देख के उसके स्टार पॉइंट्स बना लेना। जैसे ये तुम्हें पता चली कि एक नई बात है कि नोजोकॉमियल इन्फेक्शन भी होता है, कि जैसे जैसे बैक्टीरिया कांटेक्ट में आते हैं उनसे हमें वो इन्फेक्शन हो सकता है। और जनरली ये इन्फेक्शन जो होता है वो कहाँ से होता है? फ्रॉम हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसको अब मैं एक बात बताती हूँ तुम्हें, एक और बात। वो क्या बता रही हूँ, अगर एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया ने हमें क्या करना है, हमें अटैक करना है। ये एक बॉडी है, बॉडी लगा लो चाहे तो, एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है। इस बैक्टीरिया ने इस पे अटैक करना है, इस पे अटैक करना है। इसका अब क्या, अगर या तो ये सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा तो क्या होगा, बॉडी पहचान लेगी इसको, हम लोग क्या करेंगे, उसको साइड हो जाएंगे। लेकिन अगर इसने कोई बुलेट पहना हुआ है, मतलब क्या है, जैसे होता है ना कि अब टेररिस्ट आ रहा है, टेररिस्ट बता के आएगा कि भाई मैं टेररिस्ट हूँ, तो क्या इंडियंस उसको आने देगी, इंडियन आर्मी आने देगी? नहीं आने देगी ना। तो बैक्टीरिया भी वैसे एक बुलेट कुछ भी पहन के आता है, मतलब कुछ भी अपने आप को कवर करके आता है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और नेसेसरी है। ठीक है, तो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में एक एबिलिटी होती है। एबिलिटी कौन सी होती है? एंटीबॉडी बनाने की। एंटीबॉडी कौन बनाता है? हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। ये +2 में आपको आएगा, बस इतनी बात याद रख लेना कि बॉडी में जो एंटीबॉडी होती है वो B एंड T, B और T नाम के लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाते हैं। बॉडी में एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब क्या है कि जिसमें पावर हो किस चीज की? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। मतलब अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की पावर है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई है। और वो एंटीबॉडी कौन बनाता है? B एंड T लिम्फोसाइट। अगर वो बॉडी की एंटीबॉडी ने इसको पहचान लिया, मतलब इसको रिकॉग्नाइज कर लिया इसने कि भाई ये तो काम खराब है इसका, ये तो बैक्टीरिया आया छुप छुपा के, अब ये मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचा देगा, तो हम क्या होंगे, इससे बच जाएंगे, अदरवाइज नहीं बचेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बात बताना चाह रही थी कि बॉडी में एक एंटीबॉडी होती है जिससे हम ऐसे वाले बैक्टीरिया से लड़ पाते हैं कि जो चाहे वो मतलब किसी भी एनवेलप को कवर करके आए। बट अगर उस बैक्टीरिया पे ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है तो उससे बचना हमारे लिए, हमारी एंटीबॉडी भी उसको नहीं लड़ पाती, क्योंकि उस ग्लाइकोकैलिक्स के पास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, है ना। तो वो बैक्टीरिया किस किस को पहचान लेगी, तो हमारी बॉडी वहां पे भी कहीं ना कहीं वो होता है ना कि वहां वो भी डगमगा जाती है। तो ये चीज ये थी कि लिम्फोसाइट्स जो है हमारी बॉडी की एंटीबॉडी को बनाएंगे। एंटीबॉडी मतलब हमारी बॉडी की ऐसी पावर जो हमारी बॉडी में अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन आ रहा है या बाहर से कोई जर्म आ रहा है उससे लड़ लेगी। बट अगर बैक्टीरिया को उसने पहचान लिया तो, बट अगर बैक्टीरिया के बाहर कवर कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स कवर है। अगर बैक्टीरिया के बाद ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग होगी तो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो बॉडी क्या है, उसके चपेट में आ जाएगी, बॉडी पे अटैक हो जाएगा और बॉडी क्या है, बीमार हो जाएगी, बेचारी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जो सेल एनवेलप था, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की बात की थी ना मैंने स्टार्टिंग पे, मैंने बात शुरू यहीं से की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो चल रहा है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का एनवेलप होता है, एनवेलप मतलब उसकी आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग मैंने बोला ग्लाइकोकैलिक्स की होगी, वो मैं ये बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होगी, वो ग्लाइकोकैलिक्स की भी हो सकती है, वो सेल वॉल की भी हो सकती है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी बनी हो सकती है। मतलब उसकी जो आउटर कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी हो सकती है। ठीक है, तो आज मैंने क्या बात करी है अभी तक? पहले मैंने बात करी सेल के साइज की, पहले मैंने बात करी सेल के साइज की, उसके बाद मैंने बात करी सेल की शेप की, कि हर एक बॉडी में जो सेल होती है, हर एक जगह पे भी जो सेल होगी, चाहे मैंने जैसे रेड ब्लड सेल की बात करी, इवन मैंने व्हाइट ब्लड सेल की बात करी, मतलब दोनों, इवन दो सेल एक ही बॉडी की है तो भी उनकी शेप आपस में नहीं मिलती। हर एक सेल की जो शेप है वो वेरी करती है, बहुत अलग अलग शेप होती है सबकी। तो सेल का साइज जो है ना तो कभी वो सेम होता है, ना ही किसी सेल की शेप सेम होती है। आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा और नोट्स जो है बना लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बोला कि प्रो मतलब बिफोर, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसी सेल जिसमें अभी तक
न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ। न्यूक्लियस छोड़ो, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो अभी तक वो भी नहीं बनी। अब ऑर्गेनेलीज नहीं बनी, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे अभी उसमें बहुत ही छोटा वाला बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म है वो, मतलब अभी वो बहुत ही सिंपल एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ है, क्योंकि ना तो उसमें अभी न्यूक्लियस है, ना उसमें ऑर्गेनेलीज हैं जो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कर सके बॉडी के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। और उसके बाद मैंने बात क्या करी तुम्हारे साथ इसकी सेल एनवेलप की। अच्छा सॉरी मैंने उसके बाद बात क्या करी थी, एग्जांपल में कौन आया था, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जैक्टली क्या है, एल्गी है ही नहीं, उसको इसलिए क्या घोषित क्या कर दिया गया कि भाई ये तो नाम ही गलत है, मिसनॉमर है। मिसनॉमर मतलब वो एक साइनोबैक्टीरिया था, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसने फर्स्ट टाइम अर्थ पे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया था। दैट इज 5 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप अच्छे से नोट करोगे कि साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसने फर्स्ट टाइम पे अर्थ पे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग अर्थ कन्वर्ट किसमें हो गई थी, ऑक्सीजनिक अर्थ में। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बात की प्रोकैरियोटिक सेल के एनवेलप की, ग्लाइकोकैलिक्स जैसे होता है ना कि वो पानी लोगे आप उस पर स्टिकी लेयर जम जाएगी, ग्लाइकोकैलिक्स भी बिल्कुल वैसी ही लेयर है। अच्छा एक और बात बता दूं, जैसे ये सेल है ये सेल है, इसके बाहर की लेयर है, ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स था, ग्लाइकोकैलिक्स अगर पूरी तरह से ये कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत ही टाइटली अरेंज कैसा होता है, जैसे होता है ना पूरी तरह से टाइटली अरेंज है, मतलब पूरी तरह से टाइटली फिटेड है। टाइटली अगर फिटेड होगा तो उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको बोलेंगे कि यहाँ पे कैप्सूल बना हुआ है, किस चीज का, ग्लाइकोकैलिक्स का। क्या था, तो ग्लाइकोकैलिक्स का ही, बट पूरी तरह से एक्यूमुलेट होके टाइटली कॉम्पैक्टली अरेंज था। कॉम्पैक्टली अरेंज जिसको ऐसे वाला बोलते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज। लेकिन अगर वो वहां पे डिफ्यूज हो रखा था, मतलब उसी के साथ फ्यूज हो रखा था सेल के साथ, बजाय कि वो अपनी कवरिंग बनाने के उसके साथ फ्यूज हो गया वहां पे, मतलब उसके ऊपर बिछ गया पूरी तरह से, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वहां पे एक स्लाइम लेयर बनी पड़ी है, चिपचिपा सा बना पड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, या तो ऐसा होगा कि बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा कि लेयर चिपचिपी है, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि इसके बाहर एक लेयर है जो बहुत ही प्रॉपर चिपचिपी है और प्रॉपर हार्ड सी एक अलग ही लेयर है। तो अलग ही लेयर अगर कॉम्पैक्टली अरेंज नजर आती है तो वो कैप्सूल होगा, लेकिन अगर ऐसा लगे कि वो डिफ्यूज हो चुकी है सेल के साथ तो उसका नाम क्या होगा, वो उसको बोलेंगे कि वो स्लाइम लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात खत्म होती है। अब इसके बाद क्या आता है, यूकैरियोटिक सेल आता है। यूकैरियोटिक सेल क्या है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल हमने पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या पढ़ा कि भाई वो तो पढ़ा अभी बिफोर न्यूक्लियस की बात है ना, बिफोर न्यूक्लियस मतलब अभी न्यूक्लियस जो है वो डेवलप ही नहीं हुआ। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, यूकैरियोटिक सेल की। तो मैं यहाँ पे आपको उसका डिफरेंस मेंशन कर देती हूँ। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो वो कैसा होता है, लार्ज साइज का होगा। ऑब्वियस ही बात है, मैं कंपैरिजन में आ रही हूँ, कंपैरिजन में अगर ये छोटा है तो वो क्या होगा, दूसरा ऑब्वियस ही बात है वो बड़ा होगा। दूसरी बात मैं क्या कर रही हूँ, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। साथ साथ आप भी नोट कर लीजिए, इसमें न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट। इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, इसमें एब्सेंट है, कंपैरिजन की बात हो रही है, तो इसमें कैसा होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि इसमें जो है ऑर्गेनेलीज जो है, ऑर्गेनेलीज ऑल ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। और इसमें क्या होंगी, इसमें ऑल आर डेवलप्ड। इसमें क्या होगा, जैसे सेल है उसका वन मेम्ब्रेन सिस्टम होगा। वन मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे मतलब ये एक सेल है तो इसको ये एक मेम्ब्रेन से कवर होगी। इसमें मैं बोल रही हूं कि दैट इज टू मेम्ब्रेन सिस्टम।
टू मेम्ब्रेन सिस्टम का क्या मतलब है, ये एक सेल है तो इस पे ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो सकता है, ठीक है, मतलब ये वन मेम्ब्रेन सिस्टम है और यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ठीक है जी। अब इसमें मैं बोल रही हूँ कि जो इसकी सेल वॉल होगी, जैसे अब ये सेल है तो ऑब्वियसली इसकी सेल वॉल होगी, आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। इसकी जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। इसमें तो सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन। इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना कि इसमें जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, हमारे पास किसकी बनी हुई है, इसकी सेल वॉल बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन की। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल में अब बात आती है कि इसमें प्लांट्स भी होते हैं और इसमें एनिमल्स भी हो जाते हैं। तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स में सेल किसकी बनी होगी, सेल वॉल की बनी होगी। और एनिमल्स में क्या होगा, एनिमल्स में सेल वॉल किस चीज की बनी होगी, एनिमल्स में सेल वॉल हमारे पास किसकी बनी होगी, क्या मैं बात बार बार बोल रही हूँ कि एनिमल्स में सेल वॉल किस चीज की बनी होगी, सेल वॉल किस चीज की बनी होगी, तो सेल वॉल क्या होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है बेटा जी। तो देखो यहाँ पे सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। और यहाँ पे अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो इन एनिमल्स सेल वॉल होती ही नहीं भाई, एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट। बट अगर मैं बात करूं प्लांट्स की तो इन प्लांट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो यहाँ पे बात यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है और यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है वो अलग अलग, एनिमल्स में वो सेल वॉल होती ही नहीं है और प्लांट्स में वो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला कैसा होता है, मतलब जैसे देखो ये एक सेल है, अब इस सेल के हाथ पैर तो हो नहीं सकते लेकिन सेल कभी ना कभी मूव तो करेगा। तो दो चीजें होती हैं, अगर तो ये कोई भी चीज है, चलो एक बार मैं इसकी बात नहीं कर रही, दो चीजें होती हैं। एक होता है सिलिया, ये अगर मतलब कोई भी एक बॉडी है, ये तो है, अगर पूरी बॉडी पे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस हैं तो इन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। अगर एक ये बॉडी है, ये सिलिया है। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि अगर एक बॉडी है जिस पे क्या है कि पूरी बॉडी पे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही हैं आपको, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस, उसको क्या बोलेंगे, सिलिया बोलेंगे। अगर एक बॉडी जिस पे एक आपको नजर आ रहा है ऐसे थ्रेड लाइक, लंबा थ्रेड लाइक टेल टाइप का नजर आ रहा है, उसको बोलते हैं फ्लैजिला। इसके थ्रू क्या करता है, वो सेल मूव कर लेता है। अब सेल के हाथ पैर तो नहीं है, मूव तो करेगा ही ना, कैसे मूव करेगा, जैसे बोलता ना कि बोट होती है उसमें ओआर से पानी को पीछे करके, वाटर करंट को पीछे करके बोट आगे पुश हो जाती है कि पानी पीछे कर दिया, खुद आगे खिसक गए। वैसे ही ये नहीं थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से मूव कर पाता है कि जैसे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस थोड़ी पीछे हुई उसकी वजह से बॉडी आगे को मूव कर गई। तो मैं अब ये बात कर रही हूँ प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला इज सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है, भी सीधा होगा, ऐसे ही मतलब एक स्ट्रैंडेड होगा। और इसमें जो फ्लैजिला होगा, इसका जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला इज 11 स्ट्रैंडेड। इसमें फ्लैजिला जो है अलग अलग स्ट्रैंडेड का बना हो रहा है। तो फ्लैजिला जो है यहाँ पे इधर, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, 11 स्ट्रैंडेड्स का बना होगा ये। तो ये फ्लैजिला हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड, दैट इज फ्लैजिला इज 11 स्ट्रैंडेड। और यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक में स्मॉल साइज, ये लार्ज साइज। इसमें क्या था, न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऑर्गेनेलीज इसमें पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई और इसमें पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हैं। अब इसमें मेम्ब्रेन, मैंने बोला कि सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन का सिस्टम होगा, इसमें 2 मेम्ब्रेनिक सिस्टम होगा। यहाँ पे सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। यहाँ पे सेल वॉल, एनिमल सेल वॉल अगर बात करें, एनिमल में सेल वॉल ही नहीं होती। और प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो वो क्या होता है, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें फ्लैजिला मैंने बताया जिसकी वजह से सेल मूव कर सकता है,
वो क्या है, फ्लैजिला सिंगल स्ट्रैंडेड है, और इसमें जो फ्लैजिला होगा वो कौन से स्ट्रैंडेड है, 11 स्ट्रैंडेड है। एक लास्ट बात जो मैं बोलने वाली हूँ, ये जो फ्लैजिला है जिसकी वजह से इसने मूव करना है, ऑब्वियसली मैंने बोला कि जैसे बोट होती है, बोट में ओआर ऐसे ऐसे पीछे जाता है और बोट आगे को अपने आप से चली जाती है, वैसे ही फ्लैजिला जो है ऐसे ऐसे मूव करेगा जिसकी वजह से सेल आगे को मोशन में जा सकता है। तो ऑब्वियसली उसको किसी चीज की न्यूट्रिशन की नीड पड़ेगी, किसी प्रोटीन की नीड पड़ेगी जिसकी वजह से वो मूव कर सकता है। तो एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, फ्लैजेलिन। फ्लैजेलिन नाम का प्रोटीन है, फ्लैजेलिन प्रोटीन, जिसकी वजह से ये फ्लैजिला जो है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में वो मूव कर सकता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में वो प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन, इसमें फ्लैजेलिन नाम का प्रोटीन है, इसमें ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन है। इस प्रोटीन की हेल्प से ये सेल जो है मूव कर सकता है। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों की इंट्रोडक्शन आपको मिल गई। इंट्रोडक्शन मतलब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक खत्म हो गया है, और मैंने इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में इसलिए बता दिया ताकि आपको कभी कंपैरिजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि उसमें क्या है और उसमें क्या है। तो आप इस चीज को एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो के साथ।